नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजन एस का टेस्ट सीरीज कर रहे थे। इस टेस्ट सीरीज के हमारे 8 टेस्ट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 9 चल रहा है हमारा, और इस टेस्ट के हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से हमें करना था। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.25 या फिर 1.5 पे देखना। हमें क्वेश्चन 22 से करना था। चलो हम इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 22। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 1, DPSP aims to establish the political democracy in the country. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो नहीं होगा, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी के लिए बेसिकली होता है ये डीपीएसपी। इसमें जो जो बातें लिखी हैं वो स्टेट करना चाहता है, किसी चीज़ के अभाव में या किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है ही। सोशल और इकोनॉमिक की बात करता है, तो स्टेटमेंट 1 गलत। स्टेटमेंट सेकंड, द आइडल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन द डीपीएसपी। बिल्कुल ठीक है। डीपीएसपी इसीलिए था कि जो हमारे देश के आइडल्स होने चाहिए, मतलब हमें ये करना है, उसकी बात करता है। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? वो स्टेटमेंट 1 तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। पहला गलत है, दूसरा सही, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। आंसर देखेंगे, एक्सप्लेनेशन का इसमें कुछ है नहीं, आंसर देख के बढ़ जाएंगे थोड़ा बहुत, अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो। 22 का डी बिल्कुल ठीक है। डीपीएसपी पार्ट 4 में मेंशन है। ये सब हम पर डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। और ये इस्टेब्लिश करना चाहता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आती है। हमेशा वोटिंग वोटिंग होती रहती है, उसको कह सकते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माधिका लैंग्वेज। माधिका लैंग्वेज, देखो ये वहाँ पे था, केरल का कोई रीजन है वहाँ पे, ये केरला का कोई रीजन है वहाँ पे ये बोला जाता है। इसको द हिंदू ने कवर किया था कुछ, आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्टली द डेट, लेकिन किसी दिन कवर किया था द हिंदू ने इसको, माधिका लैंग्वेज को। उस टाइम काफ़ी पॉपुलर था ये। पढ़ते हैं क्या दिया था। माधिका लैंग्वेज इज अ ट्राइबल लैंग्वेज स्पोकन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सदर्न पार्ट, हाँ ठीक है। स्पेसिफिकली जो केरला और साइलेंट वैली वाला रीजन है उधर के आसपास में बोलती है कोई ट्राइब। इन द माधिका लैंग्वेज हैज बीन क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय द यूनेस्को। क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन ये क्या है ना कि जो लोग बोलते हैं, जो बूढ़े लोग, ज़्यादा एज वाले लोग बोलते हैं, उनकी मृत्यु होती जा रही है। नया जो नई पीढ़ी आ रही है इसको बोलना नहीं चाहती है, तो ये भाषा के लोग कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये मिक्सचर है जो वहाँ की आसपास की भाषा है ना, जैसे कि जो अगर हम सदर्न पार्ट ले लें, यहाँ पे ये वाला रीजन मान लो, तो इधर कर्नाटका से मिलता है, तो कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका में तुलु बोलते हैं, इधर वाले कन्नड़ा बोलते हैं, और इधर से मलयालम बोलते हैं, और इधर से भी तमिल वगैरह। मतलब यहाँ पे जितने रीजन है ना, सभी का मिक्सचर करके ये भाषा है मधिका। तो ये याद रखना। इसका आंसर पहला तो सही है, दूसरा गलत है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं क्लासीफाई किया, लेकिन खतरे में है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। देखते हैं। 23 का आंसर है, ठीक है। मधिका लैंग्वेज ट्राइबल लैंग्वेज है, इसको द हिंदू ने कवर किया था। चाहो तो वहीं से पढ़ लेना डायरेक्टली। इसमें इन्होंने क्या दिया होगा। अच्छा हाँ, देखो ये कम्युनिटी का नाम है चकालिया कम्युनिटी, केरला में है ये। और ये वर्शिपर हैं तिरुवेंकटरमन एंड मरियम्मा। ये इन भगवान लोग की मतलब वर्शिप करते हैं लोग। नर्दर्न मलबार रीजन में है, वही जो कर्नाटका और गोवा से बॉर्डर लगता है। तो ठीक है, बाकी अच्छा ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये भी एक रीज़न है इनका गायब होने का। मतलब स्क्रिप्ट रहता तो कुछ लेख आलेख लिखते, कुछ तो बढ़ता। तो इसके वजह से भी इनका कारण ये भाषा नीचे जा रही है, नेग्लेक्ट होते जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विद रेफरेंस टू द ऑपरेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It was established to provide relief and support to Palestinian refugees in the wake of Arab-Israel conflict. तो ये प्रोवाइड करते तो हैं, लेकिन इस टाइम पे ये इस्टेब्लिश हुआ है, ये थोड़ा सोचने की बात है। लेकिन ये यूएन की एजेंसी है। ये जो अभी इसराइल गाजा वाला वॉर चल रहा है, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन, इसको रोक भी दिया था कुछ दिन के लिए इसराइल ने, तो बड़ा हंगामा हुआ था कि इसराइल ने क्यों रोक दिया है। तो उस टाइम ये न्यूज़ में था, तो हो सकता है, लेकिन उसी लिए बनाया है ये मुझे श्योर नहीं है। देखते हैं आगे। इट ऑपरेट्स एक्सक्लूसिवली विद इन द टेरिटरी ऑफ इसराइल। ये बिल्कुल गलत है, गाजा वेस्ट बैंक सब में ऑपरेट करता है ये। और विवाद ही यही था कि इसराइल के साइड से इजिप्ट वाला जो सिनाई पेनिनसुला है जाने नहीं दे रहे थे लोग, तो बड़ा उस टाइम पे क्रिटिसिज्म हुआ था। तो ये बात गलत है। द एजेंसी इज फंडेड एंटायरली बाय द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूएन मेंबर स्टेट। हाँ, ये भी ठीक है, ये वाला सही है और ये गलत है। अब अगर ये सही होगा तो दो आंसर हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सही ही होगा, क्योंकि अचानक से हमला लड़ाई शुरू हुई थी तो उसके लिए इस्टेब्लिश कर दिया होगा। और ये तीसरा तो सही है, क्योंकि ज़्यादातर यही तो डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि अब मैं पैसे नहीं दूंगा ये सब में, फालतू के पैसे जो हमारे वेस्ट हुए। तो अब तक तो ये क्वेश्चन सही था। सभी देश मिलकर पैसे देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स देता है।
तो तीसरा सही है हमारा और दूसरा गलत है पहला। तो या तो इसका 1 होगा आंसर या फिर 2 होगा आंसर। देख लेते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर बी होना चाहिए क्योंकि पहला सही लग रहा है। 24 का भी बिल्कुल ठीक है। ये अब इसको बनाया गया है 1949 में। अच्छा, ये जब पहली बार ये इनकी लड़ाई शुरू हुई थी तभी बनाया था, रिसेंट में नहीं बनाया, इनके लिए ही बनाया था लेकिन तब बनाया था। ठीक है, तो मतलब हमारा लॉजिक कुछ कुछ सही लग गया था, लेकिन ये अभी रिसेंट की बात नहीं है, 49 में जब शुरू हुआ तभी की बात है। और इसमें पैसे देते हैं सब लोग मिलके। देखो 85% ऑफ द एनक्लेव 2.3 मिलियन पीपल, यहाँ पे इतने लोगों ने घर वर छोड़ दिया है। एसोसिएट प्रेस के साथ अभी रिसेंट एक और घटना हो गई, इनको बैन कर दिया ओवल ऑफिस से डोनाल्ड ट्रंप ने। ये मानने को तैयार नहीं थे कि हम गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बोलेंगे, तो उसने फिर बोला कि ठीक है नहीं बोलोगे तो फिर यहाँ से निकलो। एसोसिएट प्रेस को व्हाइट हाउस में भी एंट्री नहीं दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है वो छोड़ो, हम देखते हैं ऑपरेट्स इन गाजा, इसराइल ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक, मतलब वहाँ पे भी तो सिर्फ और सिर्फ इसराइल में नहीं है, वेस्ट बैंक गाजा सब में है, लेबनान सीरिया जॉर्डन में भी है। तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया था। और इसमें डोनर मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन देखो यूएस से ही है और उन्होंने मना कर दिया है। वो पैसे लड़ाई के लिए तो दे रहे हैं लेकिन इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का ज़्यादातर मना कर दिया। अगला प्रश्न करते हैं। वो बोल रहे हैं कि उसको हम रेवेरी ऑफ मिडिल ईस्ट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। रिपब्लिकन नेचर मतलब वही होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है या तो वो इलेक्टेड होता है, मतलब और भी इसके होते हैं फीचर्स, देख लेते हैं। इंडिया बिकेम रिपब्लिक स्टेट विद इन द इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। देखो हमारा जब संविधान लागू हो गया था उसके बाद भारत रिपब्लिक बना था, तो ये तो गलत है। हम रिपब्लिक डे मनाते ही हैं 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी तो 1950 के बाद हुआ था ना। द रिपब्लिक मीन्स ऑल द सिटीजन आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। बिल्कुल ठीक है, सब लोग बराबर हैं। रिपब्लिकन नेचर ensures that all the public offices are open to every citizen without any discrimination। ठीक है, ये भी सही है, इसमें क्या गलत है? तो इसका आंसर पहला गलत है, तो इसका आंसर ओनली बी 2 हो जाएगा। हाँ तो देखते हैं हम 25 का भी, इसमें कुछ बताने का है नहीं। देखो 1947 ये वाला हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इससे 2 स्टेट बने थे इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग, और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र रिपब्लिक बना था, तो उसके बाद ही रिपब्लिक होगा, उसके पहले तो डोमिनियन था। और रिपब्लिक नेचर का मतलब ये है कि सबको एक बराबर अधिकार मिलेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगला प्रश्न करते हैं। रिपब्लिक का ये भी फीचर होता है कि हेड ऑफ स्टेट आपका इलेक्टेड, जैसे मोनार्की कहते हैं, ब्रिटेन में मोनार्की है, भारत में रिपब्लिक है, तो वैसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विद रेफरेंस टू द सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो इसको भारत सरकार ने बनाया था, जो इधर जैसे भी डोज बनाया ना यूएसए में डोज, तो वैसे ही कुछ कुछ भारत सरकार ने ऑडिट करने के लिए बनाया था कि सोशल स्कीम जो इम्प्लीमेंट कर रही है भारत सरकार वो धरातल पे उतर रहा है कि नहीं बढ़िया से, ये देखने के लिए भारत सरकार ने ये बॉडी बनाई थी, सोशल एडवाइजरी ऑडिट एडवाइजरी बॉडी। देखते हैं, द एडवाइजरी बॉडी ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बिल्कुल ठीक है, इसका भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म करें DOSJE बनेगा, जैसे डोज का बनता है वैसे ही कुछ कुछ, तो ये सही है, वैसे याद करने के लिए बताया मैंने ये। द बॉडी इंक्लूड्स मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। हाँ ये भी सही है, क्योंकि मेन इसका काम ही यही है देखना कि कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है ना, एफिशिएंसी बढ़ाना, और ये मिनिस्ट्री के अंदर काम करिए तो सरकार के लोग होंगे ही, तो वही ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ाने के लिए ये ले आए थे ये लोग, पिछले साल ही ले आए थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ठीक है, ठीक है। अब इसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है ये हमें नहीं जानना है, ये जानना है हमें सिर्फ कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस इसको देखता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आता है, एम्पावरमेंट के अंदर। और क्या देखना है हमें, इसमें कौन कौन से शामिल हैं, मिनिस्ट्रीज मंत्रालय हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अब सबके अलग अलग नाम दे रखे हैं। देखो इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टोटल साइंस सोशल साइंस भी, इसको टिस कहते हैं, मुंबई में एक कॉलेज है, तो ठीक है इतना। अगला प्रश्न करते हैं। Question number 27. With reference to the Constitution of India, which of the following contains the idea of social justice? Social justice preamble में है, बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में भी है, फंडामेंटल राइट्स में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। देखो प्रियम्बल में अगर हम देखें तो आता है ना, एक लाइन आती है एश्योरिंग सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, तो ये बात सही हो गई। अगर फंडामेंटल राइट्स में देखें तो अगर हम आर्टिकल 15 देखते हैं तो उसमें यही है ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक प्लेसेस पे, तो सोशल जस्टिस ही हुआ एक तरीके का। और 16 17 देखें तो उसमें अनटचेबिलिटी मना किया, उसमें सोशल जस्टिस ये है। DPSP में फिर हम देखते हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में अगर हम देखें तो
फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारा आर्टिकल जो 51 है उसमें एक आता है कि सबको बराबर, जैसे वर्कर्स हैं उनको बराबर ट्रीटमेंट देंगे हम, आर्टिकल 38 है वो, लेकिन वो तो डीपीएसपी में है। आर्टिकल 51A है जो, उसमें आता है ना कि हम पब्लिक ऐसे प्रैक्टिसेस को रिमूव करेंगे जो कि डेरोगेटरी है विमेंस की तरफ, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हो जाएगा। इसका आंसर सी है, तो इजी क्वेश्चन है। मैं वैसे डिटेल में इसलिए बता रहा था ताकि याद रहे आर्टिकल्स। तो ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 27 का डी है। अब प्रियम्बल तो याद ही होना चाहिए, इसको याद कर लेना, ना याद हो तो उसमें एक लाइन आती है एश्योरिंग सिटीजन्स जस्टिस इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल, तो उससे हो जाएगा। आर्टिकल 15 बताइए मैंने, आर्टिकल 38 है वो वाला जो बता रहा था मैं, वर्कर्स के लिए, सबके लिए बराबर वेलफेयर वगैरह, और प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। और क्या दिया इसमें, 51A दिया है, देखो ई 5वें नंबर पे है ये जो दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज में, और 51A के ये तो ऐड किया था 86 अमेंडमेंट से, जो सबको पढ़ाने वाला है ये सभी बच्चों को 6 से 14 साल तक। तो डिग्निटी ऑफ वीमेन की बात करता है ये आर्टिकल 51A ये ABCD के तक करेंगे ना हम, ए से के तक, तो 11 हो जाएगा, पहले 10 था, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके। अगले प्रश्न में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 कैन नॉट बी वायलेटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ऑफ द DPSPs। ये गलत है। कोर्ट केसेस चले थे जो बहुत सारे, उसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आर्टिकल 39B और 39C को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ आर्टिकल्स को वायलेट कर सकते हैं, जैसे कि 14 और 19 है, तो ये बात गलत है। स्टेटमेंट सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल केस डिक्लेयर्ड दैट इन द बैलेंस बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स एज अ पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल केस declared that the balance between DPSP and fundamental rights are part of the basic structure of the constitution। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट तो है, लेकिन अब मिनर्वा मिल में ही कहा है, ये तो मुझे याद नहीं है। देखते इसका आंसर, इसका आंसर चाहे स्टेटमेंट दे रखा, आंसर इसका देखते हैं। पहला तो सही है, दूसरे का पता नहीं। अच्छा, पहला भी गलत है, एक सेकंड, पहले गलत ही कहा था ना मैंने। हाँ, पहला तो गलत ही है, ठीक है। दूसरा भी गलत है, तो इसका आंसर डी दे रखा है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका, केस वाला थोड़ा मैटर याद नहीं रहता कभी कभी। तो DPSP में पार्ट 4 में दिया है, ये सब तो हमें पता है। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा था 31C। देखो इसमें ये था ना कि जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले था वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, तो अगर सरकार किसी का संपत्ति लेती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, तो सरकार ने उसको हटा के फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया था, लीगल राइट जो है अब। तो आप जा तो सकते हैं कोर्ट में, लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है 31C। उसके बाद यही लागू करने के लिए 39 और बी और सी को उसको इफेक्ट देने के लिए ये किया था इन्होंने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 14 और 19 को पीछे कर सकते हैं हम, 39 और बी और सी को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो। 39B में यही कहता है कि जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं वो बराबर सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और 39C ये कहता है हमारा कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, जो भी भारत में इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये बात किस केस में कही है सुप्रीम कोर्ट ने, केशवानंद भारती में कहा है। देखो यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे मिनर्वा मिल दे रखा था। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, मुझे हमेशा ये कंफ्यूज करता है। आर्टिकल 14 एंड 19 कैन बी वायलेटेड फॉर द, एक चंपक दोई राजन केस है, इसमें 3-4 केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मुझे तो भूल जाता है हमेशा। आर्टिकल 14 एंड 19 कैन बी वायलेटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओनली DPSPs इन द आर्टिकल 39B एंड C, ठीक है, तो हम देख चुके हो। सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस इनवैलिडेटेड सर्टेन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 42 of the 42nd amendment which sought to curtail the power of the judicial review। मतलब ये था कि उन्होंने जुडिशियल रिव्यू मना कर दिया था, लेकिन फिर वो उसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हार्मोनियस बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स और DPSP में, तो फिर ये तो सही हुआ ना यार मिनर्वा मिल में, तो कैसे इसने आंसर डी दे रखा है। अरे यार देखो, इसका आंसर डी इसलिए दे रखा है क्योंकि सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। सॉरी देखो, ये वाला डी वाला सही है, मतलब कि स्टेटमेंट मिनर्वा मिल वाला बात सही लिखा था, और केशवानंद भारती में इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है। तो इसको देख लेना एक बार दोबारा से। मतलब मेन बात यह है कि डी वाला आंसर सही है, क्योंकि मिनर्वा मिल में ही कोर्ट ने बोला है कि बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स और DPSP में, और केशवानंद भारती तो बेसिक स्ट्रक्चर ही हमें पता ही है, बाकी कहानी मैंने जो बताई थी सही है वो। अगला प्रश्न करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 29, द संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव वो रिसेंटली लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। देखो इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो कम्युनिकेशन वाली मिनिस्ट्री उसने किया था। इसमें बेसिक यही था कि हम एआई वगैरह का यूज़ करके, जैसे मान लो कि दिल्ली जैसा बड़ा शहर है उसको हम पूरा मैपिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसे गलियाँ इतने बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, ड्रेनेज हैं, तो सब हम उसको नहीं मैनेज कर सकते हैं। तो जीपीएस वगैरह का, जीआईएस का यूज़ करके रियल टाइम सिमुलेशन करेंगे, बिल्कुल असली डिजिटली शहर ही बना देंगे बिल्कुल, और वही उसका ट्विन सिटी होगा, और उसको पढ़ के हम जो असली में समस्या है शहर में उसको सॉल्व करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लेके आई थी, और काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है ये। अगर सफल हो जाता है तो जो ड्रेनेज क्लॉगिंग वगैरह होती रहती है उससे काफ़ी मतलब मदद मिलेगी। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखते क्या दिया आंसर में। ये स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही मान सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 29 था ना। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लेके आया था इसको, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है ये। और अब इन्होंने लंबी चौड़ी कहानी लिख रखी है यार, देख लें। देखो ये चीज़ों का यूज़ किया इन्होंने, ठीक है। 5G, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये होता है वर्चुअल AR VR होता है जो हम देखते हैं ना, वो यूट्यूब में भी ऑप्शन आता है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, AI। तो ये सब चीज़ों का, GPS वगैरह का भी यूज़ करेंगे। विकसित भारत 2047 विजन का पार्ट है ये। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। इसका मेन यही था कि सिटी कंजेशन को कम करना, एफिशिएंसी बढ़ाना, इनोवेशन लाना, वाटर मैनेजमेंट वगैरह इसका मेन फीचर्स था। ये भी न्यूज़ में था काफ़ी। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, अमेंडमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी। मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको स्टेट्स की सहमति चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल उसके बिना नहीं कर सकते आप। तो देखते हैं हम। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे देश, राष्ट्रपति तो पूरे देश का होता है, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी इन्वॉल्व होती है। तो अगर ऐसा कुछ हम करते हैं जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर पे परिवर्तन होता है तो उसमें स्टेट्स की मंजूरी लेनी पड़ेगी, ये बात ठीक है। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में वही फेडरल वाला ही है, तो इसमें भी करेंगे तो करना ही पड़ेगा। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ क्योंकि अमेंड करेंगे अगर तो पूरे देश पे असर होगा, बिल्कुल ठीक है ये भी। डीपीएसपी, देखो डीपीएसपी में स्टेट्स का वैसे कुछ उतना रोल है नहीं, ये तो एक आइडियल प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करना होता है राज्य को या देश को, बेसिकली पार्लियामेंट को। तो डीपीएसपी में अगर कोई प्रोविजन अगर ऐड करते हैं, घटाते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो उसमें हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं रहेगा। तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 1 2 3 कहाँ दिया, सी दिया, इसका आंसर सी हो जाएगा। लिखते हैं आंसर 30th का सी, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है, फिर एक तो स्टेट्स की हाफ, एक स्पेशल मेजोरिटी से हो जाती है, फिर एक में आधे राज्यों की सहमति लेनी होती है। तो उसमें कुछ कुछ हैं, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और लंबी सी लिस्ट दे रखी है, देख लेना इसको। और कुछ बिना उनकी अनुमति के भी हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल दे रखा है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और कुछ ऐसे प्रोविजन जो को 3rd और 3rd कैटेगरीज में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, consider the following statement: it provides a government more stable than presidential form of government, provides a less responsible form of government than presidential form of government, it is against the separation of power। किसकी बात कर रहा है ये? which of the statement given are above regarding the parliamentary, अच्छा parliamentary form of government के क्या क्या फीचर्स हैं ऐसा पूछना चाहता है ये। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में मोर स्टेबल देन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल तो वही रहता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, क्योंकि इसमें तो मान लो कोई जो गठबंधन वाले दल हैं वो अपना समर्थन खींच लें तो गिर जाती है सरकार, तो इसको हम ज़्यादा स्टेबल तो नहीं कह सकते हैं, तो इसको गलत मानेंगे हम। जैसे कि भारत में होता है, जब तक एकदम स्थिर सरकार ना हो गिर ही जाती है, राज्यों में देखा होगा आपने। इट प्रोवाइड्स अ लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल लेस होते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म से। देखो इसमें पार्लियामेंट का इन पे कंट्रोल रहता है, तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखते हैं, इट इज़ अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर तो अगेंस्ट नहीं है बिल्कुल, ये गलत है, मतलब ये अगेंस्ट नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर की साइड में, इट इज़ अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये बात को अगर हम सही मानेंगे तो तीसरा हमारा सही है। तो 1 और 2 को एलिमिनेट अगर हम करते हैं तो 1 यहाँ से काट देते हैं, दूसरा ये काट दिया, 2 और 2 को एलिमिनेट, इसका आंसर सी हो जाएगा फिर 31 का। देखते हैं एक्सप्लेनेशन।
31 का सी, ठीक है बिल्कुल। देखो अब मेरिट क्या है, कुछ मेरिट होते हैं हर चीज़ के, कुछ के डीमेरिट होता है। मेरिट क्या होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम का, एक तो लेजिस्लेचर मतलब कि जो संसद होगा और एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट होगा उसके बीच में हार्मनी होगी, क्योंकि हमेशा वो एक जगह बैठ के काम करेंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि उनको देना पड़ेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट को जवाब, और सांसद को अपनी लोकसभा में जाके अपनी अपनी मतलब संसदीय क्षेत्र में जाके जवाब देना पड़ेगा। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मेजर्स हमारे पास है, क्वेश्चन आवर होता है, डिस्कशन होता है और जजमेंट मोशन होता है। तो ये सब होते हैं हमारे पास टूल्स उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए। ऑटोक्रेसी कम होती है और रेडियो अल्टरनेट गवर्नमेंट, जैसे कि ब्रिटेन में होता है शैडो कैबिनेट कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं वहाँ पे कि जो शैडो कैबिनेट होता है उनके पास सभी एक मंत्री के पीछे एक अपना एक व्यक्ति लगा के रखते हैं, वही उसका शैडो कैबिनेट होता है। ये लक्ष्मीकांत ने भी दिया है। वाइड रिप्रेजेंटेशन, ज़्यादातर लोगों को मिलती है अपना मतलब रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। और डीमेरिट क्या, पार्लियामेंट्री सिस्टम के जैसे कि अनस्टेबल गवर्नमेंट है, कोई पार्टी, जैसे कि 90 के दशक में भारत में 4-5 प्रधानमंत्री बने थे, तो उसका कारण यही था कि डेमोक्रेटिक सेटअप ही ऐसा था हमारा कि कई छोटे छोटे दल जीत के आ रहे थे, फिर सरकार गिर जा रही थी। कंटिन्यूटी नहीं होती पॉलिसी में, क्योंकि अलग सरकार चुन के आएगी, उसकी पॉलिसी कुछ और होगी। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, अगर कोई प्रचंड बहुमत मिल जाए तो कैबिनेट का डिक्टेटरशिप चल सकता है, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है विटनेस ड्यूरिंग श्रीमती इंदिरा गांधी और आदरणीय राजीव गांधी जी के टाइम पे ऐसा कुछ कुछ इसके लक्षण दिखे हैं। अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर गवर्नमेंट बाय एमेचर्स, मतलब कोई भी जीत के आ सकता है, जिसको जनता चुन लेगी वो जीत के आ सकता है, तो ऐसे में दिक्कत भी हो सकता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या है कि स्पेसिफिक लोगों को प्रेसिडेंट चुनता है, जैसे कि यूएस में देख लो, डोनाल्ड ट्रम्प ने इलॉन मस्क को कैबिनेट में ले लिया, डायरेक्टली तो नहीं लिया लेकिन एक तरीके से है ही, तो कह सकते हैं ना वो कि वैसा तो भारत में पॉसिबल नहीं। अगला प्रश्न करते हैं, एक सेकंड पानी पी लूं मैं थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट ग्राम न्यायालय। देखो ग्राम न्यायालय सबसे निचले स्तर का, भारत में जो भी जुडिशरी है उसमें सबसे लोएस्ट ईयर का होता है। इसको 2008 में बनाया गया था, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसको, ग्राम न्यायालय एक्ट से बनाया था इसको। ग्राम न्यायालय आर एस्टेब्लिश बाय द हाई कोर्ट्स इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, ठीक है। ये ग्राम न्यायालय शैल बी प्रिसाइडेड ओनली बाय रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं जाते हैं ये बात तो सही नहीं लग रही, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नहीं होंगे। ग्राम न्याय अधिकारी ऐसे कुछ होता है उसका नाम, वो प्रिसाइड करता है, तो ये बात गलत है। इन सिविल डिस्प्यूट्स ग्राम न्यायालय शैल नॉट बी बाउंड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। हाँ ये बात सही है। देखो इसका नाम अभी बदल के कर दिया भारतीय साक्ष्य नियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो वो तब भी नहीं उससे क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है ना एविडेंस एक्ट भारत का कि वो कभी सॉल्व ही नहीं होगा, तो इसलिए ये सिविल डिस्प्यूट्स को बहुत लंबा ना चले, इसको बचाने के लिए इसको हटाया गया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट इसमें लागू नहीं होगा, वरना वो केस कभी सॉल्व ही होगा, इतना इतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो ये बात सही है, तीसरे को हम सही मानेंगे, तो पहला दूसरा एलिमिनेट कर लिया, दूसरे को हमने काट ही दिया, तो ये काट दिया यहाँ पे, और तीसरा सही है तो ये भी हमने काट ही दिया। 1 और 3, पहला क्या था इन कंसल्टेशन, पहला सही था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं सेकंड, 32 का बी दिया यार, 32 का बी मतलब पहला गलत है। ग्राम न्यायालय आर इस्टेब्लिश बाय द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट गवर्नमेंट बना दिया, उल्टा लिखा है, देखो मैंने बताया सही था, पढ़ा गलत था। बाय द स्टेट गवर्नमेंट होगा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, यहाँ पे उल्टा लिखा है इन्होंने, मैंने पढ़ा सही था, यहाँ पे आंसर हमने गलत लगा दिया, इसका आंसर बी होगा क्योंकि उल्टा लिखा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, 32 का बी सही है, ठीक है। ग्राम न्यायालय एक्ट आया था 2008 में, इसको लोएस्ट ईयर ऑफ जुडिशरी है तो बताई मैंने, और इसमें जो प्रिसाइड करता है उसको ग्राम न्याय, ये तो यहाँ पे दिया न्याय अधिकारी कहते हैं इसको, और इसको चुनती है स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, पीछे दिया था हाई कोर्ट चुनता है इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए गलत हो गया था वो। द स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश 1 और मोर ग्राम न्यायालय, ठीक है। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये बाध्य नहीं होते रूल्स ऑफ एविडेंस एक्ट, अभी तो इसका नाम बदल गया, याद रखना है अभी। क्वेश्चन नंबर 33, द फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट, इसको तुम देखो हमने पिछले सेशन में किया था ना, वो ग्लोबल आ रहा था जहाँ पे मैंने बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है ऐसे वाले का, उसी के आंसर में एक्सप्लेनेशन में ही दिया था इसका नाम फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 2024 इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय। तो अगर हम इसका वैसे देखें तो इसका आंसर तो वही हो जाएगा ना फिर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही, तो वही लगा देते हम, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया, क्योंकि पिछला टेस्ट में हमने पिछले सेशन में इसको किया हुआ है ये क्वेश्चन को। 33 का सी है,
अब फ्यूचर ग्रोथ रिपोर्ट 2024 में क्या बताया, इससे हमें उतना ज़्यादा मतलब नहीं है। ये याद रखना कि इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है और ये बताया है कुछ कि कैरेक्टराइज नेशन इकोनॉमी, ये 4 डायमेंशन पे देशों की इकोनॉमी को रेट करता है। इनोवेशन, इंक्लूसिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस, ये हम पहले कर चुके हैं। इसकी फाइंडिंग क्या थी, भारत और कीनिया स्कोर किया है हाई ऑन सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, इतना नहीं जानना हमें। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सिटीजनशिप इक्विजिशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे मान लो कि भारत अगर कोई आसपास की टेरिटरी या फिर कहीं की टेरिटरी को अपने में लेता है तो किस बेसिस पे वहां के लोगों को नागरिकता मिलेगी, ये पूछना चाहते हैं। तो देखो, भारत में जो नागरिकता लेने का तरीका है उसका एक शॉर्टकट याद करने का, डॉक्टर NBT। ठीक है, डॉक्टर NBT। अब डी से हो गया, एक तो होता है डिसेंट, आर से हो गया रजिस्ट्रेशन, एन से हो गया नेचुरलाइजेशन, बी से हो गया बर्थ और टी से हो गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये टेरिटरी वाले की बात कर रहे हैं। एज पर लॉ द रेजिडेंट ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑटोमेटिकली बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं है, भारत सरकार नोटिफिकेशन लेके आती है, उसके बाद वहां के लोग भारत के नागरिक बनते हैं, तो ये गलत है। The Constitution grants citizenship to the individuals from the newly incorporated territory in India। Constitution नहीं, भारत सरकार, केंद्र सरकार के बिल्कुल ये एकाधिकार है, वही करती है, तो ये भी गलत है। जैसे कि अभी कुछ अगर आपको याद हो, कुछ राज्यों ने बोला था कि हम CAA नहीं मानेंगे, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, तो केंद्र सरकार ने यही बोला था कि वो आपका उसमें कोई रोल ही नहीं है, तो मानेंगे ना मानेंगे की बात ही नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, कैबिनेट की। तो इसका आंसर नॉट पूछा ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों ही गलत है, मतलब दोनों सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का सी। ठीक है, अब 19, ये देखो 2-3 बार ये एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। एक बार 2003 के आसपास हुआ था और एक 97 में हुआ था, और उसके बाद एक बार हुआ अभी 2020 के आसपास, जब दंगे हुए थे बहुत सारे, जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रम्प भारत में आए थे उस टाइम पे। तो 4 बार हो गया है ना, फिर 87 और पहली बार तो बना ही था, नहीं 3 बार हो गया फिर। ठीक है, मतलब जितनी बार भी हुआ ये याद रखना कि अगर कोई टेरिटरी भारत में आती है तो उसको भारत सरकार ही देती है वहाँ के लोगों को सिटीजनशिप, ना कि संविधान या फिर कुछ कोई और, पार्लियामेंट भी नहीं, भारत सरकार देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दायित्व है। अगला प्रश्न करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑफन कॉल्ड द घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। इट्स साइंटिफिक नेम इज पेंथेरिया यूनेंसिया। इट कैन सर्वाइव इन द हार्श कोल्ड क्लाइमेट्स। ठीक है, इट्स आयुसियन स्टेटस इज वल्नरेबल। पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द अबव स्टेटमेंट। अच्छा, तो देखो साइबेरियन टाइगर तो नहीं होगा, क्योंकि माउंटेन्स में साइबेरियन टाइगर नहीं, ये रशिया या फिर साइबेरिया वाले इलाके में रहता है, इसका नाम ही साइबेरियन। ये देखो टाइगर की जितनी भी प्रजाति है ना, 6 या 7 हैं। एक जावन टाइगर, वो तो विलुप्त हो गया। और कौन सा, एक भारत वाला रॉयल बंगाल टाइगर है, और एक मलेशिया वाला टाइगर है। तो मतलब जितने भी टाइगर हैं उनमें साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा होता है। ये 400-500 किलो का भी होता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ये, तो ये नहीं है। और लायन तो बिल्कुल नहीं है, लायन ठंडे जगह पे नहीं होता है, लायन तो ग्रासलैंड वाले साइड, जैसे गुजरात के साइड में रहता है। क्लाउडेड लेपर्ड भी घने जंगलों में रहता है, जैसे हरे एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहता है। यहाँ स्नो की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है कोल्ड क्लाइमेट, तो स्नो लेपर्ड हो जाएगा इसका आंसर। स्नो लेपर्ड देखो भारत पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सों में, जो POK वाला हिस्सा है, और कुछ उनके थोड़े बहुत हिस्से में, और तिब्बत के साइड में और तजाकिस्तान तक भी इनका क्षेत्र फैला हुआ है लेपर्ड का, स्नो लेपर्ड के। तो इसकी बात कर रही है, भारत में भी मिलता है ये, हिमाचल लद्दाख के आसपास। तो आंसर देखते हैं इसका हम, 35 का सी। ठीक है, अब लायन का पूरा कहानी दे रखा है, ये सब इन्वायरमेंट में पढ़ाई होगा, इसको छोड़ो। भारत में गिर में मिलता है। स्नो लेपर्ड की बात कर रही है, तो ग्रेइश वाइट कलर का होता है, डार्क रोसेट्स होते हैं इसके। हैबिटेट इसका वही माउंटेन्स में है। इसका एक बहुत बढ़िया वीडियो है नेशनल ज्योग्राफी का, वो पहाड़ से कूद कूद के बकरी को पकड़ता हुआ रहता है, स्नो लेपर्ड, देख लेना वीडियो, फिर कभी नहीं भूलेगा। ऑल्टीट्यूड दे आर फाउंड एट द एलिवेशन ऑफ 2500 to 5500 मीटर्स। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पे रहते हैं और बहुत खतरनाक शिकारी होते हैं, कूद कूद के। वो वीडियो देख लेना जरूर, याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। अगला प्रश्न करते हैं। अच्छा हाँ, पीछे एक चीज़ दिया था, वो दार्जिलिंग जू ने इसका सक्सेसफुल ब्रीडिंग किया है, पीछे दिया था, दिखा था मुझे। चलो अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अ जज ऑफ हाई कोर्ट अदर देन इट्स चीफ जस्टिस कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इजी क्वेश्चन है 36 का।
देखते हैं आंसर क्या दिया है। 36 का डी, ठीक है। देखो जज हो या हाई कोर्ट का जज हो या फिर चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो, वो अपना रेजिग्नेशन देगा राष्ट्रपति को, ठीक है, इतनी बात याद रखना। आइए आर्टिकल 217 में मेंशन किया, अगला प्रश्न करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 1, द प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बिल्कुल ठीक है ये। स्टेटमेंट सेकंड, द प्रेम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर एंड प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर। प्रेम्बल प्रोहिबिशन मतलब उनका शक्तियां निर्धारित करते हैं, हाँ ठीक है, ये भी सही है। एक सेकेंड, प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट, ये तो कोर्ट ने माना है, ठीक है, और पावर भी देता है, प्रोहिबिट भी करता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 37। तो दोनों से तो इसका आंसर बी होना चाहिए। प्रेम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर एंड प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर। प्रेम्बल से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करते हैं वैसे ये। तो प्रेम्बल वाला देखो, प्रेम्बल में ऐसा कुछ लिखा नहीं ना कि इनको पावर मिलती है, तो प्रेम्बल में तो बाकी चीजें दी हैं लेकिन उससे पावर डिराइव नहीं करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं, तो इसको हम गलत मानेंगे। और वो भी स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो फंडामेंटल राइट से प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट होता है इनको, सरकार पे मतलब सीमाएं बनती हैं, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट ज़्यादा सही रहता प्रोहिबिशन के लिए, और पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आती है। तो इसका आंसर पहला ज़्यादा सही लग रहा है, दूसरा गलत लग रहा है, तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, इसका आंसर सी होना चाहिए। देखते हैं, हाँ सही है, 37 का सी है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। अभी हम देखते हैं, देखो प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे 13 दिसंबर 1940 से, वहाँ उस पर बेस्ड है, ठीक है, इतना तो हमें पता है। और कई सारे केस में, एक में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर बोला नहीं है, फिर है, ऐसे कई बार हुआ था, ये देख लेना। द व्यू वॉज लेटर रीअफर्म्ड कर दिया इन्होंने LIC वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें तो डाउट नहीं है। प्रियम्बल डज नॉट ग्रांट एनी सब्सटेंटिव राइट, इट इज इनफोर्स, और ये इन्फोर्सेबल भी नहीं होता कोर्ट में। वहाँ पे अगर फंडामेंटल राइट्स लिखता तो उसमें प्रोहिबिशन हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो सीमाएं बांध देता है सरकार का, लेकिन प्रेम्बल ऐसा कुछ नहीं करता है, ना पावर देता है ना लेता है। अगला प्रश्न हम करते हैं, और उसको जस्टिफाई भी तो नहीं कर सकते कोर्ट में। विद रेफरेंस टू स्टारलिंक वर्ल्ड नेटवर्क सैटेलाइट, देखो स्टारलिंक इलॉन मस्क का वो सैटेलाइट का नेटवर्क है, ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है रिमोट लोकेशंस में, जैसे कि जहाँ पे नहीं पहुँच पाते नेटवर्क, वहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देता है। इसके भी 6-7 हज़ार सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च कर दी अब तक, तो बहुत ज़्यादा लॉन्च कर दिया। चाइना भी इसको कैचअप करने वाला है, देखते हैं क्या पूछा इन्होंने। इट इज सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द रिमोट लोकेशन, बिल्कुल ठीक है। देयर वे लॉन्च बाई नासा, नासा तो सरकारी कंपनी है US की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। इसको लॉन्च किया था स्पेस एक्स ने, इलॉन मस्क की जो कंपनी है। दे आर प्लेस्ड इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट, बिल्कुल ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही रहता है ये, और इसी कारण स्पेस जंक भी, ऐसे मतलब बोले लोग कि इलॉन मस्क बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा सही, इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, मतलब कि ओनली बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, 38 का बी है। अब देखो इन्होंने फाल्कन 9 रॉकेट पे 23 स्टारलिंक के सैटेलाइट भेजे थे, उसके बाद से तो बहुत सारे भेज चुके, पिछले साल की बात कर रहे हैं, और अभी तक इन्होंने 42,000 तक सैटेलाइट मेगा कॉन्स्टलेशन में भेजे, मतलब इनका टारगेट है इतना करने का। अभी तो एक एक बार में बहुत सारी सैटेलाइट हमेशा हर महीने भेजते रहते लोग। इट इज लॉन्च बाई स्पेस एक्स, जैसे यूक्रेन में युद्ध हुआ था तब भी ये स्टारलिंक ने काम किया था वहाँ पे, जब रशिया ने उनके नेटवर्क काट दिए थे, तो वहाँ पे काम किया था इन्होंने। फिर अफ्रीका के किसी देश में हंगामा हुआ था, वहाँ पे भी यूज़ आया था इसका। भारत में अभी तो फिलहाल तक तो नहीं आया है, देखते कब आता है, आ जाएगा, ज़्यादा चांसेस है। और ये इलॉन मस्क की कंपनी, ठीक है, इतना हमें पता है। और इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, लो लेटेंसी, हाई बैंडविड्थ, मतलब महंगा काफ़ी है ये, इसका एक बार में लगवाने का खर्चा लाखों में है, लेकिन रिमोट लोकेशंस के लिए अच्छा है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में काम करते हैं, जब सर्वर बंद हो जाता है, नेटवर्क एकदम बैठ जाता है, तब काम करेगा भारत में। Consider the following fundamental rights under the part 3rd of the Indian Constitution: equality before law and protection, equality before law and equal protection of law, ठीक है, पार्ट 3rd में है ये। फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी ठीक है। प्रिवेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेज, ये है आपका आर्टिकल 20 में है ये शायद, 20
20 हाँ ठीक है, 21 तो लाइफ लिबर्टी है, 22 में है ये, देखते हैं। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 25-26 है। तो पार्ट थर्ड में पूछा है ना ये, पार्ट थर्ड में तो पहला है, दूसरा है, तो पांचों ही लग रहा है मुझे तो, फिर भी दोबारा देखते हैं क्योंकि रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, तो पांचों ही होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर इसका सीधे, कुछ जरूर इसमें कलाकारी होगी तभी पूछा इतना इजी क्वेश्चन। देखो 39 का भी मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ होगा, 39 का भी मतलब कि ओनली 3 सही है, पांचों नहीं सही, कौन सा गलत है देखते हैं। अच्छा एक सेकेंड यार, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने। हाउ मेनी ऑफ द राइट्स मेंशन्ड अबव आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजंस ऑफ इंडिया। देखो 15, 16, 19, 29 जो होते हैं ना आर्टिकल, देखो क्वेश्चन पढ़ने में गलती होगी फिर से यार, यहाँ तक हमने पढ़ के फिर सीधे हमने लगाने लगे आंसर। देखो हाउ मेनी राइट्स पूछा है, कौन से केवल भारत के सिटीजन्स के लिए है। अब सिटीजन्स के लिए जो स्पेशल एक्सक्लूसिवली होता है वो 15 होता है, 16 होता है, 15, 16, 19, 29, 30 जो आर्टिकल्स होते हैं वो केवल भारत के सिटीजन्स को मिलते हैं, और बाकी राइट्स फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। तो जो हमारा 1 है, 2 है और 3 है, ये मिलता है भारत के लोगों को, लेकिन जो विदेशी आते हैं उनको ये राइट्स नहीं मिलते हैं कुछ कुछ। तो इसका आंसर 3 ही होगा, ये ओनली 3 होगा, बी आंसर सही दे रखा है, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा गलत हो जाएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये ठीक है, और ठीक है आंसर देखते हैं, मतलब 3 सही है इसका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट थर्ड, ठीक है, इसमें बताता है इक्वलिटी 14 से 18 तक। अब ये तो बेसिक है, याद कर लेना इसको। सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड ओनली टू सिटीजंस, याद कर लो इसको। 15, 16, 19, 29, 30 कहते हैं उसको, 15, 16, 19, 29 और एक 30 भी है, दिया नहीं, हाँ दिया है यहाँ पे। सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑन द अदर हैंड्स आर अवेलेबल टू एनी पर्सन, उसमें 14 आर्टिकल है, और एक आर्टिकल और है कौन सा, एक 20 भी होता है जो कि विदेशियों सबको मिलता है, कन्विक्शन वाला है जो, तो आर्टिकल 20 भी अवेलेबल है सबके लिए, और बाकी ये सारे तो है ही। तो क्वेश्चन के हिसाब से वही आर्टिकल इक्वालिटी वाला और जो कन्विक्शन वाला वही था जो सबके लिए अवेलेबल होता है, तो उसमें आंसर पहला ऑप्शन जो था, और शायद चौथे पे जो था वो वाला गलत हो गया था, ये वाला गलत था और ये वाला गलत था, बाकी 2, 3, 5 सही था, ठीक है। मतलब ये भी हमारा गलत हो, ये बेसिक सी चीज़ें गलत हो जा रही। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द following articles of the Indian Constitution mentions public order as the limitation on the fundamental rights। देखो पब्लिक ऑर्डर जब जैसे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आते हैं तो वहाँ पे आता ही है कि दंगे भड़का सकते हैं लोग, तो आर्टिकल 19 हो ही जाएगा। और आर्टिकल 21 तो लाइफ लिबर्टी वाला है, इसमें तो ऐसा कुछ पब्लिक ऑर्डर की बात करता नहीं है। 25 करता है, ये रिलीजन वाला है कि लोग भड़काऊ भाषण दे देंगे। 26 वाला भी रिलीजन वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3, 4 दिया आंसर, आंसर ए होना चाहिए इसका। क्योंकि बाकी तो पहले में देखो स्पीच का तो हमें बिल्कुल वो कोई डिफेमेशन वगैरह कोई मतलब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना होता है, तो लोग भाषण दे के भी दंगे करवा सकते हैं, तो इससे बचने के लिए आर्टिकल 19 से, ठीक है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए, देखते हैं। 40th का आंसर है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर इज ऑन द ग्राउंड ऑन 3 ग्राउंड्स, 3 ग्राउंड क्या क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, 26 है, और 19 से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इन ग्राउंड्स पे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, कई सारे कंडीशन लगा सकते हैं। और बाकी 21, 25 ये सब, सॉरी 25 तो है, 21 वाला तो लाइफ लिबर्टी का है, तो इसमें कोई पब्लिक ऑर्डर लिमिटेशन नहीं है। और लंबी चौड़ी कहानी है, हम नहीं पढ़ेंगे, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, sorry, consider the following DPSP is mentioned under the part 4 of the Indian Constitution। कौन कौन से DPSP मेंशनड है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये सभी ये तो है ही, ये भी है। प्रोवाइडिंग फ्री लीगल, ये तो आर्टिकल 40 है, अब विलेज पंचायत वाला। प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द पुअर, फ्री लीगल एड वाला है 39A है, जिसपे नालसा बनाया था, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कहीं पे। और प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये 47 या 48 है, तो सभी हैं। रुक जाओ, पूरा सही से पढ़ते हैं, पहले जैसा गलती हो जाएगी। हाउ मेनी ऑफ द DPSPs मेंशन अबव आर द रिफ्लेक्शन ऑफ, अच्छा सोशलिस्ट प्रिंसिपल। देखो अगर पूरा नहीं पढ़ते फिर ये भी क्वेश्चन गलत होना था हमारा। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP है वो बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ है, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है पहले। एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल होता है, एक गांधीयन प्रिंसिपल होता है, और एक वही लिबरल वाला प्रिंसिपल है।
तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात कर रही है। तो प्रमोशन ऑफ कॉटेज हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये तो गांधी जी वाला है। कॉटेज वाला भी लगभग गांधी जी का ही मान के चलो। और ये इन्वायरमेंट वाला तो लिबरल वाला हो गया। फ्री लीगल एड इसको कह सकते हैं सोशलिस्ट बस। बाकी ये दोनों तो गांधी जी वाला हो गया और ये लिबरल हो गया। तो इसका आंसर थर्ड होगा, ओनली थर्ड, मतलब ओनली वन आंसर होगा इसका। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। 41 का है, ठीक है। अब डीपीएसपी का वही 3-4 जो बताया मैंने वो होता है। और आर्टिकल 38 इसमें बताया है कि सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। 39 38 39 में ही दिया था वो लीगल एड वाला। इसके बाद उन्होंने 87 में एक एक्ट बनाया था, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। उसके बाद बनाया था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हालसा, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को कानूनी सहायता देता है वो। यहाँ पे दिया देखो आर्टिकल 39, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। वाजीराम का भी मैंने दिया था, उसमें भी पूछा था ये क्वेश्चन। अच्छा वाजीराम का मैंने डिस्कस नहीं किया ना टेस्ट, उसके टेस्ट थोड़ा अच्छे हैं इससे। आर्टिकल 41 42 ये सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे हैं। उसके 3-4 टेस्ट में ये पूछा आर्टिकल 39। गांधीयन प्रिंसिपल्स वही, जैसे गांव गरीब किसान की बातें करेंगे गांधी जी, तो इसमें आ जाएगा वही 40 गांधी जी का वो ग्राम स्वराज्य की भावना जो पंचायत वाला था। बाकी 43 बी, और ये लिबरल इंटेलेक्चुअल वाला ये 48 आगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और जानवरों वाला संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न करते हैं। डीपीएसपी सारे याद ही कर लो, क्या करना है, कुछ कहानी बना के याद कर लेना। विद रेफरेंस टू इंडियन सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Interstate water dispute matters refer to the finance commission issued bought by a private individual against the brought होना चाहिए, यहाँ पे bought लिखा है, against the central government पता नहीं क्या लिखते हैं लोग। A dispute arising out of any pre-constitutional treaty, देखो सुप्रीम कोर्ट किसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, देख लेते हैं हम। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी में तो पक्का नहीं करता है, और इंटर वाटर डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल बनाना पड़ता है तो नहीं करता है। मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन वाले भी नहीं करता है। और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अगर सेंटर के खिलाफ आता है तो इसमें भी शायद नहीं करता है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्टेट और सेंटर स्टेट के बीच की चीज़ें देखता है डायरेक्ट। तो पूछा क्या इसमें, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर कवर्ड अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, पूछा। हाँ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात करते हैं, स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें देखता है। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी नहीं देखता है, इंटर स्टेट वाटर, तो मुझे लगता है चारों इसका गलती है। फाइनेंस कमीशन भी नहीं देखता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर देखते हैं आंसर 42 का डी, ठीक है। देखो सुप्रीम कोर्ट की सीधी सी बात है, कुछ चीज़ों में वो इंटरवीन नहीं करेंगे, जिसमें कि मेन चीज़ है इतनी, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करेगा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में तो ट्रिब्यूनल बनाना पड़ता है सरकार को, कोई फाइनेंस कमीशन का मैटर रेफर किया तो वो भी नहीं करेगा, और कुछ सर्टेन ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात हो रही है वैसे। और कमर्शियल नेचर होगा अगर कुछ सेंट्रल स्टेट का तो भी नहीं करेगा, कोई ऐसे डैमेज रिकवरी करना होगा स्टेट को सेंटर के खिलाफ तब भी नहीं इंटरवीन करेगा अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब होता है कि एकाधिकार उसी कोर्ट का होगा और कोई नहीं उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो चलो अगला प्रश्न करते हैं। विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम एंड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर शुड बी मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, गलत बात। राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ही थे, राज्यसभा से सांसद थे 10 साल तक आसाम से। आगे पढ़ते हैं। हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वाइल इन ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर मे बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द एनी टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने। भारत में ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा लोकसभा किसी से भी हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन में जो उनका दो अपर हाउस लोअर हाउस होता है ना, अपर हाउस को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, तो उनका प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स से ही होना चाहिए, तो ये बात गलत है, उल्टा लिखा है। और द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर इन ब्रिटेन, while in India a person who is not a member of parliament can also be appointed as minister, ये बात सही है। भारत में 6 महीने तक तो कोई रह ही सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर को बनाया था पहले, तो वो नहीं थे सांसद, बाद में बने थे राज्यसभा से सांसद, तो ठीक है, ये बात सही है। ब्रिटेन एंड इंडिया बोथ हैव सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, देखो ब्रिटेन में होता है लीगली क्योंकि वो काउंटर साइन करता है जो मिनिस्टर होता है,
लेकिन भारत में कुछ हो जाए अप्रत्याशित घटना तो मिनिस्टर लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जैसे कि इतने ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, कोई लीगली रिस्पॉन्सिबल हेल्ड थोड़ी करता है मिनिस्टर्स को, तो ये बात गलत है। तो इसका आंसर केवल यही सही है, दूसरा वाला। तो आंसर इसका ओनली 1 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे इसका, बहुत कुछ है नहीं इसमें, इजी क्वेश्चन है। अब ये इसको चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना, जो मैंने बताया उतना ही दिया होगा, या कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा दिया होगा तो उतना हमें जानना भी नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कुछ दिया है क्या भाई, देख लेते हैं। नहीं दिया कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने बताया था ना। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, 44 करना में। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। डिक्टेटरशिप वही होता है जो पूरा शक्तियां अपने में कर ले। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर एब्सोल्यूटिस्ट अज्यूम्स सोल पावर, ठीक है, कह सकते हैं इसको। जैसे कि अभी एग्जांपल लिया डिक्टेटरशिप का, तो किसका ले सकते हैं? डिक्टेटरशिप नॉर्थ कोरिया का ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की, स्टेट अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ। एब्सोल्यूट मोनार्की तो नहीं कह सकते। मोनार्की तो उसको कहते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल लें हम अगर, तो एब्सोल्यूट मोनार्की, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं उधर गल्फ के देशों का, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन वगैरह का, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ पे कंट्रोल होगा। तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की में मान सकते हैं इसको, इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सिटीजन, ठीक है, ये सही कह सकते हैं। टोटलिटेरियनिज्म, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट रन बाय एलीट ग्रुप दैट यूज repressive मीन्स टू स्टे इन पावर, तो ये भी सही हो सकता है। तो इसका क्या माने हम? पहला तो देखो हमारा सही है, और एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या हो जाएगा? एलीट ग्रुप। देखो एलीट ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, तो एब्सोल्यूट मोनार्की में ये आएगा एलीट ग्रुप वाला, और टोटलिटेरियनिज्म में ये आएगा। इन्होंने एक्सचेंज कर दिया फिर से यहाँ पे, तो मोनार्की में ये आ जाएगा एलीट ग्रुप की बात, जैसे कि सऊदी अरेबिया का हम ले सकते हैं। और टोटलिटेरियनिज्म में आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी ऐसे देश का जहाँ पे वही सब कुछ करता है, जैसे कि सीरिया में बशर अल असद था, उसकी सरकार गिर गई, तो उसमें मान सकते हैं उसको टोटलिटेरियनिज्म। अब तो वो सरकार गिर गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा, केवल पहला सही है ना डिक्टेटरशिप वाला, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं आंसर, ठीक है। 44 का ए है, एब्सोल्यूट मोनार्की और डिक्टेटरशिप ये बताई मैंने। टोटलिटेरियनिज्म में वही ले लो, जैसे कि यहाँ पे दिया नहीं है क्या, कम्युनिस्ट चाइना भी ले सकते हैं, और सबसे रिसेंट में एग्जांपल लेना चाहे तो सीरिया का ले सकते हैं, वही बशर अल असद वाला। मुसोलिनी का इटली का लिया इन्होंने, हिस्ट्री से उठाया एग्जांपल, रिसेंट का लिया तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। डिक्टेटरशिप तो वही नॉर्थ कोरिया वाला ले लो, या फिर यहाँ पे इन्होंने दिया है फिडल कैस्ट्रो क्यूबा वाले का। अथॉरिटेरियनिज्म, इसका एग्जांपल नहीं दिया इन्होंने कुछ भी, ठीक है। तो इसमें वही होता है कि सब कुछ अपने अंदर कंट्रोल में कर लेगा, वही जो चाहे वही होना चाहिए, और इलीट ग्रुप चलाता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया मान लो। अगला प्रश्न करते हैं हम। टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी डेफिनेशन, इनिशिएटिव, राइट ऑफ पीपल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन पर्टिकुलर पॉलिटिकल इशू। इनिशिएटिव ये नहीं होता है, इनिशिएटिव ये होता है कि कुछ ऐसा काम सरकार या पार्लियामेंट कर रही है, उसको वापस लेने, उसको कहते हैं। तो राइट ऑफ पीपल एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल इशू, ये गलत लग रहा है मुझे। रिकॉल होता है कि जब आप वोट दे दें फिर उससे संतुष्ट ना हो तो उसको वापस बुला लें, किसी सांसद विधायक को। राइट ऑफ पीपल टू कॉल बैक देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू पिटीशन, हाँ ये ठीक है, रिकॉल इसी को कहते हैं। भारत में वैसे ये लागू नहीं होना भी चाहिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, लोग को जिम्मेदारी लगेगी। प्लेबिसाइड देखो होता है जैसे कि जनमत संग्रह कराना, जैसे कि हमेशा कहते रहते हैं ना पाकिस्तान प्लेबिसाइड कराओ, कश्मीर में ऐसा। तो देखते क्या लिखा है, राइट ऑफ पीपल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द लेजिस्लेटिव प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। देखो ये होता है इनिशिएटिव की बात कर रही है, और इन्होंने प्लेबिसाइड को एक्सचेंज कर दिया है, ये वाला पॉलिटिकल एक्सप्रेस ओपिनियन से इसको चेंज कर दिया। प्लेबिसाइड वो होता है ओपिनियन वाला, जैसे कि उनको किसी को बोला जाए कि ये आपको करना है नहीं करना है, और लेजिस्लेटिव एक्शन वाला तो हो जाएगा इनिशिएटिव। तो देखो ये हमारा गलत है, और ये भी गलत है। और रेफरेंडम पढ़ते हैं, राइट ऑफ पीपल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द लेजिस्लेटिव प्रपोजल पास बाय द लेजिस्लेशन, ये भी गलत है। क्योंकि रेफरेंडम में लोग वोट डाल के करते हैं, हाँ ठीक है ये, क्योंकि जैसे देखो ब्रेग्जिट में हुआ था रेफरेंडम, तो जो सरकार ने उनके पास किया उसके बारे में लोगों को पूछा कि आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लोगों ने मान लिया तो ब्रेग्जिट हो गया, यूके ने छोड़ दिया ईयू।
तो कह सकते हैं ठीक है लेजिस्लेटिव प्रोपोजल पास बाय द लेजिस्लेचर, उसको लोगों को मानना है कि नहीं मानना है, उसके लिए रेफरेंडम करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कहीं के डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो वहाँ पर रेफरेंडम कराते रहते हैं ना, स्विट्जरलैंड वगैरह में। तो पहला सही है, चौथा सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए ओनली 2। देखते हैं बी आंसर है इसका क्या, 45th का बी। ठीक है, अब फिर यहाँ पे वही चीज़ लिखी होगी, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम अगला प्रश्न करेंगे। मेरा गला सूख गया, पानी पी लो यार। Consider the following statement. A person born on 3rd December 2005 outside India, भारत के बाहर किसी का जन्म हुआ है, whose mother was a citizen of India by birth, at the time of his birth is deemed to be an Indian citizen by descent। नहीं, देखो भारत में 3 तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप राइट के लिए। जब भारत आज़ाद हुआ था 47 में, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ये डेट याद रखना। उसके बाद 86 के बाद वहाँ पे आसाम में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, क्योंकि उसके पड़ोस में बांग्लादेश है, वहाँ से लोग आने लगे थे। तो भारत सरकार ने 1987 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया था। तो जो 1 जुलाई 1987 वाला डेट है, वहाँ पे सरकार ने बोल दिया कि इसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके न माता न पिता दोनों भारत के सिटीजन नहीं है, तो वो भारत का सिटीजन बाई बर्थ नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं जस सोली। जस सोली एक लैटिन टर्म है कि बिकॉज ऑफ सॉइल, मतलब अपनी धरती पुत्र कहना है, तो मतलब उस धरती पे अगर आपका जन्म हुआ है तो सिर्फ वहाँ पे जन्म लेने मात्र से आप वहाँ के सिटीजन हो जाते हैं। जैसे कि अमेरिका भी अभी तक जस सोली में मान रहा था, अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको हटा दिया। तो जस सोली में भारत 1987 तक मानता था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि दोनों माता पिता में से कोई एक भी अगर आपका है 87 से 2004 तक, अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम तक, कोई एक भी अगर आपके भारत के हैं तो अगर आप उनके यहाँ जन्म लेते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। 2003 के बाद से इन्होंने क्या कर दिया, 2003-4 के बाद से दोनों में से भी अगर कोई नहीं कोई अगर होगा, लेकिन बच्चे का भी जन्म अगर भारत में होता है, नहीं भी सिटीजन है, तो भी नहीं माना जाएगा वो भारत का सिटीजन, डिसेंट से नहीं बनेगा वो। तो 2003 इसका 2004 इसका थ्रेशोल्ड है, तो ये बात गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987, देखो वही डेट दिया है 1 जुलाई 1987। 3 डेट वही याद रखना, 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004। टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट, मतलब कोई एक इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। बिल्कुल ठीक है, ये सही है, और ये बात 2004 तक ही है। तो 3 दिसंबर वाला डेट है जो तब तक ही लागू होता है ये, उसके बाद से दोनों में से कोई ना हो तब भी नहीं होगा। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ये डेट काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन वही 3 डेट याद कर लेना, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 46 का बी ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने बता ही दिया पूरा कहानी, कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं होगा इसमें उससे ज़्यादा। और दिया है डिसेंट का क्या क्या डेट है, तो याद कर लेना अगर हो जाए तो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर और 2-4 करके बंद करेंगे इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द, देखो आ ही गया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा। नालसा आर्टिकल 39A से बनाया गया था, नेशनल नहीं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था उसके बाद। और इसका जो पैटर्न इन चीफ होता है, ये पूछा था उसमें बाजीराम में, तो वहाँ पे मैंने दिखा था, उसमें जो पैटर्न इन चीफ होता है इसका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है नालसा का। ठीक है, और कुछ इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी सेटअप अंडर द रेजोल्यूशन पास बाय यूनियन कैबिनेट। ये तो गलत हो गया ना, रेजोल्यूशन ने इसके लिए बकायदे एक्ट बनाया था, वही जो मैंने बताया 1987 में। द मूविंग फोर्स बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द नालसा इज इन द आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है, तुम कई बार डिस्कस कर चुके, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कुछ एक्स्ट्रा होगा तो पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। अब नालसा देखो 87 में आया था, लीगल सर्विस एक्ट के तहत इसको बनाया है। इसका यही मेन काम है कि फ्री लीगल एड देना गरीब जनता या फिर कुछ ऐसे पिछड़े लोग हैं उनको सिक्योर जस्टिस उनको देने के लिए। और ये इसको क्यों मतलब माना जाता है कि होना चाहिए, क्योंकि संविधान में दे रखा है आर्टिकल 14 और 21 पार्ट 1 में पहले में कि ये सरकार पे ऑब्लिगेटरी है, स्टेट पे, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए सबके लिए। तो ऐसा नहीं हो कि किसी के पैसे की वजह से उसका न्याय ना मिले, तो ये बात गलत है, इसके लिए नालसा बना दो। और उसके बाद वो भी इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट रूम भी, ये सब भी चलता है, इसके बेसिस पे ही चलता है वो भी। अगला प्रश्न करते हैं हम।
विद, देखो वहाँ पे दिया नहीं था कि पैटर्न इन चीफ कौन होता है, यही पूछा था उसमें क्वेश्चन, याद रखना पैटर्न इन चीफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसका, नालसा का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मोस्ट करेक्टली डिस्क्राइब द ओ साइट क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस। देखो क्रायो प्रिजर्वेशन वही होता है, अगर विकी डोनर मूवी आपने देखी हो तो उसमें स्पर्म डोनेट करता है जो, तो उसको ठंडे डब्बे में रखते हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन में। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में जैसे ह्यूमन टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, या फिर ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे अगर हम कुछ भी बिल्कुल ठंडे तापमान में रखते हैं ना, लगभग 200 डिग्री, -200 डिग्री, 190 डिग्री के आसपास, तो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। और ओसाइट वो होता है जो फीमेल एग होता है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि स्पर्म और एग मिलके फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट बनाते हैं, तो वो प्रजनन के बाद होता है। उसके पहले जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है फीमेल बॉडी में, उसको अगर लेके हम प्रिजर्व कर दें तो उसको हम कहेंगे ओ साइट क्रायो प्रिजर्वेशन। पढ़ते हैं क्या दिया इन्होंने, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग सीड्स एट सब जीरो टेम्परेचर। सीड्स की बात नहीं कर रहा है, एग्स की बात होता है, वो भी ह्यूमन एग, फीमेल एग की। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग प्रिपेयर्ड फूड इन फ्रोजन, गलत। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग अ विमेन्स अनफर्टिलाइज्ड एग नोन एज एग फ्रीजन, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल हॉट टॉपिक है, यूपीएससी पूछ भी सकता है, ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछता भी है यूपीएससी। और ये बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलन में भी है, क्योंकि ज़्यादा एज में लोगों की शादियां हो रही हैं, तो फिर लोग क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज में ही अपने एग फ्रीज करवा लेते हैं, तो ऐसा हो रहा है, मतलब विदेशों में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। तो इसका आंसर यही होना चाहिए, 48 का सी हो जाएगा। ये भी पढ़ लेते हैं फिर भी। इट इज द प्रोसेस बाय विच पैथोजेंस इन द पोलर रीजन बिकम ट्रैप्ड इन आइस। ये तो हमने किया था ना पिछला वाला, क्या था क्वेश्चन, कोई वायरस के बारे में था, आर्कटिक रीजन में वो दब के निकल रहे थे लोग, परमाफ्रोस्ट वाला क्वेश्चन आया था, उससे रिलेटेड, ये गलत है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, देख लेते हैं। 48 का आंसर सी है, 48 का आंसर सी है, ठीक है। तो इन्होंने वही दिया है इसमें, बाकी कहानी पढ़ लेना चाहो तो। अब इसका तरीका दिया कि क्या क्या होता है, इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड मतलब कि वही किसी की मदद से, किसी चीज़ की मदद से कर रहे हैं, और एग को बचा के रखना है। अगला प्रश्न करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, देखो रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 की वजह से होता है, और जो आर्टिकल 226 है, 226, उसके वजह से हाई कोर्ट के पास होता है। और द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। हाई कोर्ट किसी मामले में रिट इशू कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करता है, इसलिए इसका नैरो है, इसका वाइडर है, ये बात सही है। The Supreme Court can empower any other court to issue directions on writs or writs mentioned in Article 32 of the Indian Constitution. एनी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट के पास ऐसी शक्ति होती है, वो किसी दूसरे कोर्ट को भी ये रिट इशू करने की शक्ति दे दे, तो ये बात गलत है, पार्लियामेंट होगा ये। ऑल द रिट्स मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी सॉट बाय द एग्रीव्ड पर्सन। देखो जो 5 होते हैं ना हमारे, क्या क्या होता है, एक होता है PMQCH, प्रधानमंत्री, हाँ ठीक है, इसका कुछ बना लेना एक्रोनिम। तो P से हो गया हमारा प्रोहिबिशन, और M से हो गया मैंडेमस, Q से हो गया क्यू वारंट, C से हो गया सर्श्योररी, और एक क्या था, H से हो गया हैबियस कॉर्पस। तो ये पांचों में से जो होते हैं, क्यू वारंटो को छोड़ के बाकी सब जो एग्रीव्ड पर्सन है वही ले सकते हैं, लेकिन क्यू वारंटो नॉन एग्रीव्ड पर्सन, मतलब कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति भी ले सकता है, तो सारे नहीं, ऑल लिखना है, इसलिए गलत हो गया ये। तो तीसरा गलत है हमारा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 49 का ये ठीक है। तो यहाँ पे लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, इसको पढ़ लेना। आर्टिकल 32 तो 226 बताई है, और इसमें कुछ लगा रखे। देखो क्यू वारंटो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कर सकता है, लेकिन बाकी जो 4 हैं वो प्रोहिबिशन, सर्श्योररी, और क्या था, हेबियस कॉर्पस, और एक था मैंडेमस, ये सब जिसको दिक्कत है वही ले सकता है। अगला प्रश्न हम करते हैं, बस यही लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, 50 तक करके बंद करेंगे इसको। Which of the following parts of the constitution have bearing on the concept of right to education? फंडामेंटल राइट्स पे बिल्कुल है। फंडामेंटल राइट्स का देखें तो आर्टिकल 21A जो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लेके आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कर चुके, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो बिल्कुल सही है। और डीपीएसपी में कौन सा, डीपीएसपी में भी ऐड किया था ना इसको 86 अमेंडमेंट से, आर्टिकल 45 में, तो ये भी सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो पहले 10 थे 11 कर दिया था,
तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल वही 51 10 1 11 5 5 10 11 के 51 के में आ जाएगा। ये 11 नंबर आता है ना अल्फ़ाबेट का के है। तो इसमें भी यही था 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना, तो सभी हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, इसका आंसर डी होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत देख के फिर बंद करेंगे इस सेशन में। बाकी अगर सही लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। फिर आज तो हमने 2-3 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन में हो गया। 50th का डी हो गया आंसर। वो जहाँ पे केसेस वाली बात आ जाती है ना, थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे होता है। तो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच हैव बेयरिंग ऑन इन राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आर्टिकल 21A में है ही। ये देखो सभी 86 अमेंडमेंट के साथ ही आए थे। उस टाइम श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो आर्टिकल 45 से लेके आए थे ये लोग, वो भी ऐड कर दिया था। और 51 के तो मैंने बताया ही है कि देखो 51 मतलब कि आर्टिकल 51A मतलब कि अमेंडमेंट करके ले आए, के मतलब उसका सीक्वेंस में 11 हो गया ना, तो 11वें नंबर पे है, इसको ऐड किया था सबसे लास्ट में। उसके पहले 10 होते थे, तो 11वां नंबर का था, इसलिए हुआ के मतलब 11, ए मतलब अमेंडमेंट, 51 आर्टिकल नंबर है। और 6 से 14 साल तक 86 नंबर पे हुआ था, ठीक है, ये बता दिया। अगला प्रश्न नहीं करेंगे हम, यहीं पे बंद करेंगे इसको। अगर सही लगा तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा अब तक। बाकी अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।